तो बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले बीएमसी चुनाव और जो बाकी चुनाव हैं उसमें उद्धव ठाकरे के प्रदर्शन पर, क्योंकि अब उनके हाथ से शिवसेना का सिंबल भी निकल चुका है, पार्टी का नाम भी निकल चुका है, क्या फर्क पड़ेगा? नाम निशान एकनाथ शिंदे के पास, क्या शिवसैनिक भी उनके साथ खड़े हुए हैं? और सुप्रीम कोर्ट से क्या बचा पाएंगे उद्धव ठाकरे बाल ठाकरे की विरासत को? इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आनंद दुबे साहब हैं, प्रवक्ता हैं उद्धव ठाकरे जी का जो गुट है उस शिवसेना उसके। हमारे साथ विजय चोरमारे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ क्लाइव कास्ट्रो जुड़ रहे हैं, एनसीपी के नेता हैं और प्रवक्ता हैं। कृष्णा हेगड़े जुड़ रहे हैं जो शिवसेना के नेता हैं, और अभिषेक त्रिपाठी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपसे ये बात समझना चाहता हूं, आनंद दुबे साहब, नाम भी गया, निशान भी गया, बार बार ये बात उठ रही है कि कोई भी राजनीतिक दल जो है वो क्या सिर्फ एक जागीर के तौर पर एक ही परिवार में एक सदस्य से दूसरे के सदस्य की तरफ जा सकता है? अगर शिवसैनिकों के ज्यादा से ज्यादा एमएलएज जो हैं, एमपीज जो हैं, वो अगर खड़े हुए हैं इस वक्त शिंदे साहब के साथ, तो क्या ऑप्शंस बचते हैं उद्धव ठाकरे के साथ? अंकित भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा कि यदि एक ही परिवार के लोग नेता हैं और दूसरे के पास क्या वो नहीं जा सकता। बहुत बढ़िया, ये मैं सोच रहा था आप पूछेंगे। अब आते हैं कि एमपी एमएलए ही पार्टी है। आप मुझे आज बताइए कि क्या इस देश में जो लोग चुनकर आते हैं वही पार्टी होते हैं या उसके अलावा भी कोई पार्टी हो सकती है? एक तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बनता है, आपके सवाल से जुड़ा हुआ सवाल है। अगर सिर्फ इलेक्टेड लोग ही पार्टी नहीं है तो फिर चुनाव आयोग ने यह निर्णय कैसे दिया कि जो लोग चुनकर आए हैं उनकी वोटों की संख्या ज्यादा है, इसलिए ये पार्टी अब उनको दे दी जाए? फर्ज करिए कि कल ये जो 40 एमएलए और 13 सांसद कल चुनाव हार जाते हैं जी, और उद्धव ठाकरे जी के समर्थन में 100 लोग चुनकर आ जाते हैं, तो क्या चुनाव आयोग वोटों की संख्या पे वापस शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह उनको दे देगा? क्योंकि जब वो चुनाव जीते थे 2019 में, तब वो उद्धव ठाकरे जी द्वारा साइन किए गए बी फॉर्म को लेकर उद्धव ठाकरे जी द्वारा किए गए प्रचार के ऊपर चुनकर आए थे। ठीक है। न कि एकनाथ शिंदे ने कोई फॉर्म दिया था, न कि एकनाथ शिंदे ने कोई चुनाव चिन्ह दिया था। एकनाथ शिंदे भी एक कार्यकर्ता थे जो उद्धव ठाकरे जी के समर्थन से चुनकर आए थे। ठीक है। तो मैं ये समझता हूं कि यह निर्णय किसी न किसी कीमत पर चुनाव आयोग को वापस लेना होगा। और कृष्णा हेगड़े साहब, आवाज जो है वो यही उठती है कि एकनाथ शिंदे बिल्डिंगों पे कब्जा करके, एमपी एमएलए को अपने पास करके, शिवसैनिक जो है जिनसे शिवसेना बनती है, जिन्होंने सालों तक खून पसीना बहाकर इस पार्टी को बनाया, उनके दिलों पर भी क्या जीत पाएंगे? क्या बाला साहब ठाकरे ने जो तय किया था कि शिवसेना उद्धव ठाकरे चलाएंगे, उस फैसले को एकनाथ शिंदे लोगों के मन से हटा पाएंगे? अंकित जी, सम्मान्य हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने 25 साल बीजेपी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ी और हिंदुत्व के आइडियोलॉजी पे लड़ी, और उन्होंने ये बात कही कि कोई भी दिन अगर मुझे कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़े तो मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा। और यही चीज सम्मान्य उद्धव जी ने किया। उन्होंने जाके जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है उसको डाइल्यूट किया, उसको खत्म किया, और जाकर उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया। 2019 में जब वो इलेक्शन लड़े थे, वो बीजेपी और शिवसेना साथ में लड़ी थी, और महाराष्ट्र की जनता ने जो मैंडेट दिया था वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनने वाली थी सेंटर में, और स्टेट में देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में जो सरकार बनने वाली थी, उसके लिए दिया था, और सब ये बात जानते हैं। लेकिन उद्धव जी ने क्या किया कि उनको लगा कि अभी हमें कुछ संख्या मिली है और बीजेपी हमारे बिना सरकार नहीं बना सकती, तो उन्होंने जाके राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर सरकार बनाई जी। ये कभी बाला साहेब ठाकरे जी को मान्य नहीं होता। और जो आनंद दुबे जी कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो संख्या है, हमने 11 लाख प्रतिज्ञा पत्र दिया है, 8 से 10 स्टेट प्रेसिडेंट हमारे पास है, 13 आउट ऑफ 18 एमपी हमारे पास है। हाँ,
लेकिन सर 50 विधायक हमारे पास है। ये कहना कि देखिए बाल साहब ठाकरे इसको कभी मंजूर ना करते, वो इस बात को मंजूर करते कि उनके पुत्र को इस तरीके से बाहर निकाल दिया जाएगा, या इस बात को मंजूर करते कि लोग, या इस बात को मंजूर करते कि एकनाथ शिंदे आज कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कठपुतली बन के खेल रहे हैं सिर्फ सत्ता में कुर्सी पे बैठने के लिए। तो जिस अपॉर्चुनिज्म का आप आरोप लगा रहे हैं उद्धव ठाकरे पे, वो अपॉर्चुनिज्म तो शिंदे साहब के साथ भी दिखाई पड़ रही है। नहीं, अपॉर्चुनिज्म नहीं है, ये ऐसा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो मंत्री थे वो सब जो फंड है डेवलपमेंट फंड वो अपनी तरफ खींच रहे थे, और शिवसेना सर ये वही राष्ट्रवादी है जिसके साथ सुबह सुबह फडणवीस साहब ने जाके फटाफट शपथ ले ली थी, मुख्यमंत्री बनने के लिए 5:30 बजे तैयार हो गए थे। नहीं, वो पूरी राष्ट्रवादी नहीं थी, वो कई विधायक थे। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो जो वित्त मंत्रालय था राष्ट्रवादी कांग्रेस के हाथ में, तो सब डेवलपमेंट के फंड उन लोग ले रहे थे, और शिवसेना के जो विधायक थे वो डेवलपमेंट के काम वहां पर सबसे मैं पहले सवाल ले लूं, फिर मैं दोबारा आपके पास घूम के आऊंगा समझने के लिए। लेकिन क्लाइव कास्ट्रो साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, मैं आपसे समझना चाहता हूं, महाराष्ट्र में जो इस वक्त की जो राजनीतिक उठापटक जारी है, चल रही है, इसमें शरद पवार साहब हो या कांग्रेस पार्टी हो, सरकार में तो थी वो उद्धव ठाकरे के साथ, लेकिन अब जब वो शायद शिवसेना सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, उद्धव ठाकरे के लिए राजनीतिक तौर पर उनके पूरे करियर पर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, तब ऐसा देखने को क्यों लग रहा है कि बाकी पार्टियां थोड़ा किनारा करके दूर से खड़े होकर देख रही हैं कि हाँ भाई अब जो भी इनकी लड़ाई है खुद निपट लें। शरद पवार साहब ने तो ये तक कह दिया कि देखिए मैं इसमें कुछ बात नहीं करूंगा कि उनके उसमें इलेक्शन कमीशन किसको क्या दे रहा है, अकेला छोड़ दिया गया है क्या उद्धव ठाकरे को? अंकित, उद्धव ठाकरे जी को महाविकास आघाड़ी ने अकेला छोड़ा नहीं है, हम सब साथ में हैं। ये देखने का नजरिया और बयानबाजी करने का जो तरीका है वो ये बीजेपी कर रही है कि उन्हें हमें छोड़ दिया, हमने किसी को छोड़ नहीं दिया। और एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर मुद्दा क्या है कि इलेक्शन कमीशन ने जो निर्णय लिया है, हम भावनाओं की बात कर रहे हैं, बयान करने की बात कर रहे हैं, शपथ विधि की बात करें, ये सब चीज से इलेक्शन कमीशन क्या लेना देना है? उनका काम जो है वो संविधान में जो लिखा गया है उस हिसाब से काम करना है जी, कि अगर वो भावनाओं में बह जाए और अगर बयानों में बह जाए तो फिर इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? वो फेल हो जाती वहीं पर। दे हैव टू शट देयर शॉप। और अगर बात करने वाले ऐसे बात करते, सुबह शपथ हुई, ये हो गई, कृष्णा हेगड़े जी खुद तो साथ में थे जब अभी वो प्रवक्ता बन रहे इसलिए अलग भाषा बात कर रहे। अगर भावना और बयान की बात करें तो हम बहुत सारी बात करें, कहना एक ही बात है। नहीं, सुन लीजिए, एक 30 सेकंड सुन लीजिए। कहना एक ही बात है कि जब ये पूरा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है तो क्या इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है? तो क्यों ये इतनी जल्दबाजी क्यों की उन्होंने? अभिषेक त्रिपाठी, यही आरोप लगता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि इसी से लेकर ईडी तक, ईसी से लेकर ईडी तक सबका इस्तेमाल राजनीति में कम से कम विपक्षियों के खिलाफ हो रहा है, ऐसा आपके ऊपर आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी देखिए क्या कर रही है, जो उनके साथ उनकी सहमति से या उनके तरीके से नहीं झुकेगा उसकी पार्टी को ऐसे तोड़ दिया जाएगा, उसे अपनी पार्टी से अलग कर दिया जाएगा, उसके लिए चाहे ईडी का इस्तेमाल करना पड़े चाहे ईसी का, ऐसा आपके ऊपर आरोप लग रहा है। देखिए, ईडी का इस्तेमाल उन पे ही होता है जो गलत होते हैं, हमारे आप पे तो हुआ नहीं, क्लाइव जी पे तो हुआ नहीं, बाकी बहुत से लोग हैं जिन पे ईडी का इस्तेमाल तो लेकिन इलेक्शन कमिशन ने जो तय किया है, अपनी बात पूरी करने दीजिए, कैस्ट्रो साहब उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। सर आपने अपनी पूरी बात रखी, उनकी बात भी सुनिए। एक मिनट, अंकित मेरा नाम लिया तो जवाब देता हूं। प्रताप इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र, ये लोगों पे तो ईडी का नजर था। सर एक एक करके देखिए, हम आपको पता है हम लोग एनडीटीवी पर हम एक के ऊपर एक चीखने वाली बहस करते नहीं है, आपने अपनी बात रख दी है सर, उनको अपनी बात रख दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा, जवाब ले लीजिएगा। इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संस्था है, उन्होंने एक डिसीजन लिया है मात्र 24 घंटे बाद आज के सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में हमें पता चल जाएगा। त्रिपाठी जी ये बताइए, इससे पहले कोई ऐसा प्रेसिडेंस है कि इलेक्शन कमीशन ने इस तरीके का फैसला लिया हो, जब दो गुटों के बीच में लड़ाई चल रही हो तो उन्होंने तुरंत वो आके एक ही गुट को सब कुछ दे दिया हो? नहीं, देखिए तुरंत तो कुछ हुआ नहीं है, काफी समय हो गया इस बात को। अगर इलेक्शन कमीशन की बात आप करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ विधायक है वो भी देखा जाएगा, सांसद है वो भी देखा जाएगा, जो संगठन में पदाधिकारी हैं उनका भी गिनती की जाएगी, वो सब की गई, ऐसी कोई भी चीज गिनती नहीं की गई। मैं एक सेकंड के लिए आप लोगों को रोकना चाहता हूं, मेरे सहयोगी आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये मामले पर आज भी कुछ बातचीत हुई, तो अहम जानकारी लेकर आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट में आज उद्धव ठाकरे गुट से कुछ सवाल पूछे गए। कहा गया कि अगर सिर्फ 1 या 2 स्पीकर भटके हैं तो हम अपने नियमों को क्यों बदलें? स्पीकर के कामकाज की समीक्षा पर पार्टियों में कितनी बार चर्चा की है? क्या 10वीं अनुसूची की समस्या पर कभी संसद में चर्चा हुई है? इस तरह के कुछ सवाल पूछे गए हैं। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी आशीष हमें दे रहे हैं इस वक्त। आशीष, किस परिप्रेक्ष्य में ये सवाल पूछे गए थे और क्या हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में? जी देखिए, उद्धव ठाकरे ग्रुप की तरफ से लगातार यहाँ पर कपिल सिब्बल आर्ग्यू कर रहे थे, बहस कर रहे थे। उन्होंने बार बार वो सुप्रीम कोर्ट में ये कह रहे थे कि स्पीकर की भूमिका जो है अब संवैधानिक भूमिका नहीं रही है, वो कहीं ना कहीं पार्शल हो जाते हैं, पार्टी के साथ लिंक हो जाते हैं और इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है। इसलिए 10th शेड्यूल के मामले में स्पीकर के जो अधिकार हैं अयोग्य घोषित करने के, उस पर विचार होना चाहिए। यही सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उल्टे सवाल पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हिमा कोहली ने ये कहा कि क्या हम घड़ी की सुइयों को वापस कर सकते हैं? अगर 1 या 2 स्पीकर भटक गए हैं तो क्या हम पूरे कानून को चेंज कर दें? जस्टिस नरसिम्हा भी इस बहस में शामिल हुए। उन्होंने खुद कपिल सिब्बल से पूछा, जो खुद भी बहुत पुराने सांसद रहे हैं, पार्लियामेंट से जुड़े हुए रहे। उनसे पूछा कि क्या किसी सांसद ने या किसी पार्टी ने आपस में इस पे चर्चा की? क्या कभी किसी संसद में इस पे डिबेट की? कितनी बार ऐसा हुआ कि चर्चा की? अगर कोई संवैधानिक प्रावधान काम नहीं कर रहा है तो उसको बदलने का काम संसद का है, तो हम इसमें दखल क्यों दें? क्योंकि हम यहाँ सिर्फ करने के लिए हैं। हालांकि कपिल सिब्बल ये कह रहे थे कि कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि ये जो सिस्टम है, इसको, ये कानून ये चेंज हो, क्योंकि उसको इससे फायदा होता है, क्योंकि उसी की पार्टी का स्पीकर होगा, उसको फायदा देगा। तो ये डिबेट अब कल भी जारी रहेगी। आज इतना ही था, लेकिन कपिल सिब्बल ने लगातार सवाल उठाए हैं कि इलेक्शन कमीशन को आगे नहीं बढ़ना चाहिए था जब तक के सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है। उसको अपने हाथ होल्ड करने चाहिए थे, उसे इस फैसले को नहीं देना चाहिए। टिप्पणी करेगा वो बहुत जरूरी होगा देखना, क्योंकि मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो इस तरीके के फैसले को, और बिल्कुल बीएमसी चुनाव से पहले जिस तरह का जो फैसला है उसका असर पर भी कुछ ना कुछ वही बात जरूर निकलेगी। हमारे साथ विजय चोरमोरे साहब भी जुड़ रहे हैं, जो एक वरिष्ठ पत्रकार है, महाराष्ट्र की राजनीति पर बड़ी बारीक नजर रखते हैं। चोरमोरे साहब, एक बड़ा सवाल अब यही पूछा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे का राजनीतिक जो फ्यूचर है, भविष्य क्या होगा? क्या उनके पास एक सिंपैथी वेव होगी? जनता ये कहेगी कि देखिए उन्हीं की पार्टी से, उनके पिता की बनाई हुई पार्टी से उन्हें किस तरीके से निकाला जा रहा है, ताकत का इस्तेमाल करके निकाला जा रहा है? या लोग ये समझ रहे हैं कि इन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया था बाल ठाकरे के सिद्धांतों से, इस वजह से उनको सिंपैथी नहीं मिलेगी? अंकित जी, एक बार ध्यान में रखनी चाहिए एक बात की, इलेक्शन कमीशन का जो शिवसेना के नाम और चिन्ह के बारे में जो फैसला आया है, उसके आगे उद्धव ठाकरे की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। मगर मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से भी अगर उन्हें दिलासा नहीं मिल गया, उन्हें आश्वस्त नहीं किया गया, तो उनके सामने एक ही विकल्प होगा, वही होगा लोगों में जाके चुनाव लड़के चुनाव में अपनी पार्टी का जो ताकत है वो सिद्ध करना चाहिए। मुझे लगता है मुंबई कारपोरेशन के इलेक्शन के सिवाय इसकी असली परीक्षा जो होगी कि महाराष्ट्र की विधानसभा और लोकसभा की जो इलेक्शन होगी, उसमें असली परीक्षा इसकी हो सकती है। क्योंकि मुंबई कारपोरेशन की जो इलेक्शन है, मुंबई कारपोरेशन की इलेक्शन अलग परिप्रेक्ष्य में होगी। वह बीजेपी पहले से ताकत जमाए बैठे है। वह शिंदे गुट को अगर शिवसेना का नाम मिल गया हो, चुनाव मिल गया हो, मगर शिंदे गुट मुंबई कारपोरेशन के इलेक्शन में उतना अच्छा दावेदार नहीं होगा। वह लड़ेगी बीजेपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना लड़ेगी। वह एकनाथ शिंदे की शिवसेना का साइड रोल रहेगा। इसके लिए मुझे लगता है आगे जो विधानसभा और लोकसभा की इलेक्शन होगी, उसमें उद्धव ठाकरे की असली परीक्षा होगी। और मुझे लगता है आज जो सिंपैथी की वेव चल रही है, वो टिकी तो उद्धव ठाकरे को जरूर फायदा होगा। उद्धव ठाकरे को फायदा हो सकता है। लेकिन कृष्णा हेगड़े, जो भी एकनाथ शिंदे ने किया, आपको लगता नहीं कुल मिलाकर जो भी महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ हुआ, इससे चाहे बीजेपी हो और चाहे एनसीपी या कांग्रेस हो, फायदा तो बाकी दलों को ही हुआ। अब दोनों धड़े इतने कमजोर हो गए हैं, एकनाथ शिंदे की कोई पहचान नहीं, कोई और उनकी जमीन नहीं बीजेपी के सिवा, और उद्धव ठाकरे अब इतने कमजोर हो गए हैं कि बिना एनसीपी और कांग्रेस के उनके लिए अपनी ताकत को जो दिखाना है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कुल मिला के एकनाथ शिंदे ने सिर्फ वही काम किया जिससे हर ऑपोजिशन पार्टी को फायदा हुआ है। अंकित जी, बिल्कुल नहीं। हमारी जो पार्टी है वो ताकतवर है और आने वाले लोकसभा इलेक्शन में 48 से 48 सीट हम देखेंगे, जीतेंगे। और हमारी सरकार महाराष्ट्र में फिर से बनने वाली है और आने वाले दिनों में
जो बीएमसी इलेक्शन है और दूसरे महानगर पालिका के इलेक्शन है, वो सब इलेक्शन हम जीतेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि शरद पवार साहब ने ही खुद सलाह दिया उद्धव जी को कि जब शरद पवार साहब खुद कांग्रेस से बाहर निकले माइनॉरिटी में और उन्होंने खुद का पार्टी बनाया और खुद का जो चिन्ह है, सिंबल है, उन्होंने लिया और उन्होंने इलेक्शन लड़कर फिर से कांग्रेस के साथ सरकार बनाया। देखिए मेरे पास क्योंकि शुरुआत में वो इंटरव्यू चलाना पड़ गया था, समय कम है, लेकिन जो आपने बात कही शरद पवार साहब वाली, तो कहीं ना कहीं आप ये बात मान रहे हैं कि शरद पवार ने कांग्रेस छोड़ी, ताकत अपनी दिखाई, उनकी ताकत बढ़ गई थी। तो आपको तो डरना चाहिए शरद पवार के एग्जाम्पल से कि अगर उद्धव ठाकरे उसी ताकत से आ गए तो शायद आपके लिए और बड़ी मुश्किल हो जाएगी वहां पर, अगर उसी तरह की काम उन्होंने कर दिया तो। खैर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। माफी चाहूंगा कि अभी फिलहाल मैं ज्यादा आप लोगों से इतना लंबा बात नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि इससे पहले एक इंटरव्यू हमें विदेश मंत्री जी का चलाना पड़ गया था, उससे हमारा समय कम हुआ। लेकिन बहुत अहम ये पूरी लड़ाई है, इसका जो असर है वो न सिर्फ महाराष्ट्र पे पड़ेगा, 2024 के चुनावों पर भी इसका एक बड़ा असर देखने को मिलेगा।